बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट, एमएस असेसमेंट। द एमएस सिस्टम comprises of bones, muscles, cartilage, tendons, ligaments and other connective tissues that provide some structural support and facilitate us in movement, offering protection to vital organs and anchoring points for muscles. Muscles attach to bones via tendons and ligaments. Cartilage provides cushion and reduces friction between bones in joint. Ligament connect bone to bone, stabilize joints, while tendon connect muscles to bones. The musculoskeletal system plays a fundamental role in mobility, stability, and overall body function, and its health is essential for maintaining an active and productive lifestyle. Various factors such as genetics, lifestyle, some injuries, some physical activities, and other health factors disrupt the integrity of musculoskeletal system, for which we do musculoskeletal system assessment to find out any disorder. हैंड एंड रिस्ट पेन एक ऐसा सिम्टम है जो कि हर एक इंजरी या ट्रामा के शुरू में हमें एक पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं। पेन एक किस्म की इंडिकेटर होता है, एक किस्म की एक सिम्टम होता है जो पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें बताता है कि ये एक प्रॉब्लम जो है मसल्स में या बोन में अराइज हुआ है। पेन जब भी स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि या तो ये प्रॉब्लम जो है लोकल एरिया में है या तो किसी और एरिया से रेडिएट हो रहा है, तो इस ऑर्गन में पेन फील हो रहा है। इसके अलावा कुछ सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से पेन फील होता है। जब भी इस सिस्टमेटिक डिसऑर्डर की वजह से पेन फील होगा तो वो पेन हमेशा बायलैटरल होगा, जिसकी वजह से फुल जनरल एंड मस्कुलोस्केलेटल एग्जाम इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन से सिस्टम में इशू है। हैंड एंड रिस्ट, कुछ ट्रॉमास और कुछ इंजरीज़ जो हैं मस्कुलोस्केलेटल के एज रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपको लाइफ टाइम में कभी भी हो सकती हैं। एट एनी एज जो हो सकती हैं वो ट्रामा है, फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस है, ट्रिगर फिंगर और थंब, CTS यानी कार्पल टनल सिंड्रोम, रिक्वेंट टेनोसाइनोवाइटिस, गेंग्लियन, डॉर्सल टेनोसाइनोवाइटिस, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, रायनाइड सिंड्रोम, स्केफॉइड फ्रैक्चर, RSD यानी रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक अपर लिम्ब पेन। ये सब ऐसे डिसऑर्डर हैं जो को आपको लाइफ में किसी भी वजह से किसी भी टाइम हो सकते हैं। यानी कोई फॉल हो जाए, कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो जाए, तो ये सिम्टम्स आपको या ये डिजीज़ जो है आपको हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है एल्डरली पेशेंट्स में कुछ डिजीज़ होती हैं। एल्डरली पेशेंट में यानी विद पैसेज ऑफ टाइम या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वीक होता जाता है, जिसकी वजह से कुछ डिजीज़ जो है नज़र आती है फिर बॉडी में। जिसमें पहले है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहला है डिस्टल IP यानी इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और सेकेंड है फर्स्ट CMC यानी कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, एंड देन है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। इन जॉइंट में कहीं भी जगह पर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। देन आता है स्केफॉइड फ्रैक्चर, देन सूडो गाउट एंड गाउट। गाउट के फिर फर्दर 2 टाइप्स है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। देन डुपर्टीन कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं एंड डायबिटिक स्टिफ हैंड होते हैं। ये जब एज बढ़ती है तो तब जो है पेशेंट्स में नज़र आते हैं। हैंड एंड रिस्ट में नेचर ऑफ पेन, जब हम हिस्ट्री लेते हैं और असेसमेंट करते हैं, पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है तो हम पेन की फर्दर डिटेल उनसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे पेन लोकलाइज है या डिफ्यूज़ है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है। बायलेटरल है तो इसका मतलब है कि सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, एकिंग है या शार्प है, प्रेजेंट ओनली विद यूज़, क्या ये यूज़ के साथ होता है या रेस्ट में भी पेन कर रहा होता है, क्या ये कंसिस्टेंट रहता है या किसी स्पेसिफिक डे या नाइट के टाइम में ज़्यादा होता है, वर्स एट नाइट और रेस्ट एसोसिएटेड विद सेंसरी सिम्टम्स, कुछ और सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएट है या नहीं। हैंड एंड रिस्ट, इसमें पहले डिजीज़ आता है फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस प्रेजेंट एज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन शीट्स इन द हैंड, जो कि लीड करती हैं सिम्टम्स को सच एज स्टिफनेस, पेन इन द फिंगर, और ये ऑफन एक्सरबेट करती हैं इन द मॉर्निंग में। अपॉन एग्जामिनेशन स्वेलिंग और पेन जो है मेनली प्रॉक्सिमल और टू द रिस्ट या प्रॉक्सिमल टू द फेलिंग्स जो है पेशेंट फील करता है, alongside the thickening of the affected tendon sheet in the palm. Affected fingers exhibit limited extension capacity, while passive flexion may be less restricted.
इसमें पेशेंट को फिंगर्स फ्लेक्स करने में यानी बेंड करने में और दोबारा एक्सटेंड करने में पेशेंट को बहुत पेन फील होता है। देन आता है हैंड एंड रिस्ट के सेकेंड डिसऑर्डर, ट्रिगर फिंगर और थंब। ट्रिगर फिंगर और थंब को मेडिकली स्टेनोसिंग टेनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है अफेक्टेड फिंगर की टेंडेंस में। सिम्टम्स में हमारे पास आता है स्टिफनेस और पेन और ये वर्स होता है इन द मॉर्निंग। इसमें ऐसा होता है जब पेशेंट किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी फिंगर एक स्पेसिफिक बेंड पोजीशन में स्टक हो जाती है और उसके बाद फिर सडनली जो है वो खुल जाती है, इसलिए इसको ट्रिगर फिंगर भी कहते हैं। और जैसे ही खुलती है तो पेशेंट को शदीद पेन फील होता है। इसमें पेशेंट को फिंगर बंद करने में यानी मुट्ठी बंद करने में आसानी होती है, लेकिन मुट्ठी दोबारा खोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। देन आता है डिक्विन टेनोसाइनोवाइटिस। ये भी एक हैंड एंड रिस्ट का डिसऑर्डर है। डिक्विन टेनोसाइनोवाइटिस में जो है पेन पेशेंट को फील होता है हैंड और रिस्ट में, और ये कॉमनली उन लोगों में पाया जाता है जिनमें हैंड और रिस्ट के रिपीटेटिव मूवमेंट्स यानी कि कुछ टाइपिंग रिलेटेड उनके ऑक्यूपेशन होते हैं या लेबर्स वगैरह होते हैं जो कि हैमर वर्क करते हैं, उनमें कॉमनली पाया जाता है। पेन लोकली रेडियल स्टोलाइड प्रोसेस के एरिया में होता है जहाँ पर टेंडन ऑफ द एबडक्टर pollicis and extensor pollicis pass through a tunnel called extensor retiniculum। जब इस एरिया की पाल्पेशन करेंगी तो यहाँ पर टेंडरनेस फील होगी। इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक फिंकलस्टैंड टेस्ट होता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि पहले अपनी थंब फिंगर को बंद करो एंड देन बाकी फिंगर उसके ऊपर फोल्ड करो और अपनी रिस्ट को छोटी उंगली की तरफ बेंड करो। अगर बेंड करने में पेशेंट को पेन फील होता है तो इसका मतलब है कि फिंकलसन टेस्ट जो है पॉजिटिव है और इस पेशेंट को डिक्विन टेनोसाइनोवाइटिस है। डोर्सल टेनोसाइनोवाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है एक्सटेंसर टेंडन शीट में, यानी जिस शीट की वजह से फिंगर जो है एक्सटेंड होती हैं उसमें ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो पेशेंट को फिंगर जो है एक्सटेंड करने में बहुत पेन होता है। और इसमें कॉमनली जो है अंडरलाइंग हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में मौजूद होता है, या इसमें हॉर ग्लास स्वेलिंग होता है, यानी ये हैंड में या रिस्ट में जहाँ पर दो टेंडन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस एरिया पे वो एक दूसरे को टच करते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से वहाँ पर एक फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है और फ्रैक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत पेन पेशेंट फील करता है। तो इसको हम मैनेजमेंट इस तरह करते हैं कि जो अंडरलाइंग काज हैं उसको पहले ट्रीट करें, यानी अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए। देन आता है गैंग्लियन। गैंग्लियन कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू मास होता है जो कि साइनोवियल लाइनिंग ऑफ जॉइंट के टीयर की वजह से बनता है। ये आमतौर पर रिस्ट के अराउंड जो है पाया जाता है। ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं, यूजुअली इसमें जेलेटिनस फ्लूइड होता है, ये इन्फ्लेमेटरी नहीं होता और इसमें या तो बिल्कुल पेन नहीं होता या बहुत कम पेन होता है। ये यूजुअली सिम्टोमेटिक नहीं होता, लेकिन कॉस्मेटिक कंसर्न की वजह से या बहुत माइल्ड डिस्कम्फर्ट की वजह से अगर ये जॉइंट को इरिटेट करता है तो इसके ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। यूजुअली एस्पायरेशन या सर्जिकल एक्सीजन कर दी जाती है ताकि सिम्टम्स को रिलीव किया जाए। जिस तरह गैंग्लियन पेनफुल नहीं होता, इस तरह ड्यूटेरिन कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं ये भी पेनफुल नहीं होते। ये मेनली हमारे पास पाल्मर एपन्यूरोसिस जो कि अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसमें थिकनिंग की वजह से होता है। इसमें यूजुअली जो है स्मॉल फिंगर जो है इन्वॉल्व होते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कनेक्टिव टिश्यू है ये थिकन होते रहते हैं और ये फिंगर जो है ये पाम की तरफ बेंड होती रहती है और काफ़ी ये फ्लेक्स हो जाती हैं और इसको एक्सटेंड करना फिर दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये परमानेंटली बेंड हो जाती हैं और फंक्शन की लिमिटेशन शुरू हो जाती हैं। डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चर में यूजुअली पेन फील नहीं होता और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर सेवेरिटी बढ़ती है और कोई ट्रीटमेंट चाहता है तो इसको स्प्लिंटिंग के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्चर जो हैं इसको रिलीज़ किया जा सकता है। देन आता है CTS यानी कार्पल टनल सिंड्रोम।
कार्पल टनल सिंड्रोम एक पेनफुल कंडीशन है। यूजुअली ये वर्स होता है एट नाइट, क्योंकि इसमें कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व होती है जो कि कार्पल टनल में पास होती है, जो कि ब्रेस्ट में मौजूद होता है। सिम्टम्स में हमारे पास इसमें पेन, नमनेस और पेन्स टाइप सेंसेशन इसमें फ़ील होती है। सेंस ऑफ स्वेलिंग इन द अफेक्टेड हैंड फील होता है। ये हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है जिसमें फर्स्ट 3 फिंगर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि CTS में मीडियन नर्व इन्वॉल्व होता है और फर्स्ट 3 फिंगर जो हैं वो रेडियल फिंगर्स ये इन्वॉल्व होती हैं। और लेटर स्टेज में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसमें थिनर मसल्स की एट्रोफी भी हो सकती है। देन आता है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास जॉइंट्स के करीब नोड्स बन जाते हैं, ये जो कि यूजुअली ये पेनफुल नहीं होते, लेकिन वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें पेन और स्वेलिंग, रेडनेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जिसको हार्बर्डन्स नोड भी कहते हैं, या प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जिसको बुशर्ड्स नोड भी कहते हैं। अगर ये नोड्स डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे बनेंगे तो इसको हार्बर्डन्स नोड कहेंगे, और अगर ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे बनेंगे तो इसको बुशर्ड्स नोड कहेंगे। फर्स्ट, कार्पो मेटाकार्पल ऑस्टियोआर्थराइटिस। CMC को तम बेसल जॉइंट आर्थराइटिस भी कहते हैं, या इसको डिजेनरेटिव जॉइंट कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तम के बेस पे जो है पेनफुल कंडीशन या स्वेलिंग स्टार्ट होती है। एक्यूट फेज में पेशेंट सडन जो है पेन को फील करता है एट द बेस ऑफ द तम, जिसको बाद में अगर हम पाल्पेट करें तो टेंडरनेस जॉइंट में फील होती है। और पाल्पेशन करने से इसमें क्रेपिटस भी फील होती हैं, यानी कि अगर हम इसको पाल्पेट करें तो इसमें एक ग्राइंडिंग सी और टक टक की आवाज़ आती है अगर हम उसको मूव करें। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये कंडीशन प्रोग्रेस करती है और जॉइंट जो है फर्दर स्टिफ हो जाती हैं, और ये तम जो है टूवर्ड पाम जो है एडक्ट हो जाता है, और इसमें ये रेंज ऑफ मूवमेंट इसकी कम हो जाती है, और एट द एंड जो है इसकी मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके मैनेजमेंट में यूजुअली स्प्लिंटिंग आता है, पेन मेडिकेशन आता है, और कुछ इंजेक्शन और फिज़िकल थेरेपी आता है, जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। देन आता है इन्फ्लेमेटरी एरिथराइटिस, जो कि एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है हैंड एंड रिस्ट की। इन्फ्लेमेटरी एरिथराइटिस में 2 डिजीज़ जो हैं कंबाइन हो जाती हैं, एक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस और सेकंड है सोरियाटिक अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, सोरियाटिक के अलग सिम्टम होते हैं, और दोनों मिलकर इस कंडीशन को फर्दर वर्सन बनाते हैं, फर्दर कॉम्प्लेक्स करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जो है सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन होती है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की और मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स की, जो कि फर्दर पेन और स्टिफनेस को लीड करते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस जो है लाइटिस की, साइनोवाइटिस की और अदर मल्टीपल जॉइंट्स की टेंडेंसी को अफेक्ट करता है। क्रिस्टल सेनोवाइटिस जो है आमतौर पर एक्यूट सूडो गाउट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, जो कि ऑफन प्रेजेंट करता है एक्यूटली इन्फ्लेम्ड रिस्ट के साथ। इस कंडीशन में कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में और जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। डायग्नोज हम इसकी किस तरह करते हैं, जो जॉइंट अफेक्ट होता है वहाँ से एस्पायरेशन लेते हैं। एस्पायरेशन फ्लूइड जो है वो टिपिकली टर्बिड फ्लूइड होता है, और जब हम इसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो ये क्रिस्टली अपीयर होता है। इसके अलावा हम इसको एक्सरे के थ्रू भी डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम इस जो जॉइंट अफेक्ट होता है अगर हम उसकी एक्सरे करें तो उस जॉइंट में एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट नज़र आते हैं। जैसे हमने कहा कि सूडो गाउट होता है, तो इसके मैनेजमेंट में भी ये है कि पहले तो हम इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इसको ट्रीट करते हैं, कुछ इसको इंजेक्शन लगाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, ताकि ये सिम्टम्स रिलीव हो जाए। लेकिन अगर फिर भी ये सिम्टम्स रिलीव नहीं होते तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि यूरिक एसिड को लो करता है। हैंड एंड रिस्ट सिस्टमेटिक डिसऑर्डर में सेकंड आता है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में हमारे पास सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो हैं जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि लीड करते हैं
सीवियर इंटेंस पेन को। यूजुअली ये रिस्ट और फिंगर के जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं और ये कॉमन होते हैं एल्डरली इंडिविजुअल में, स्पेसिफिकली वो जो डायूरेटिक्स पे होते हैं। ये भी ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं हाइपर यूरेसीमिया को एंड हाइयर रिस्क होते हैं एक्यूट गाउट अटैक्स को। इसके डायग्नोज हम सीरम यूरेट लेवल से कर सकते हैं। जब हम इनके सीरम लेवल चेक करते हैं तो उसमें हाई सीरम यूरेट लेवल आता है। इसके अलावा हम जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेशन से भी कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली नीडल एस्पायरेशन करते हैं और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स नज़र आते हैं, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव बायफ्रिंजेंट होते हैं, यानी अगर हम स्टेज को रोटेट करें तो वो ब्लू कलर देगा। क्रॉनिक ट्रोफेशियस गाउट। क्रॉनिक ट्रोफेशियस गाउट जो है ये गाउट का एक एडवांस स्टेज है, जिसमें हमारे पास अगेन यूरेट क्रिस्टल जो है डिपॉजिट होते हैं, लेकिन इस टाइम ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं और ये एक नोड्यूलर मास बनाते हैं जिसको टॉफ़ी कहते हैं। एक्यूट गाउट की तरह ये नहीं होता, इसमें पेन कम फील होता है पेशेंट को, लेकिन इसमें ये रिस्क होता है कि ये कॉम्प्लिकेट होगा और ये अल्सरेशन इसमें हो जाएगी अगर ये स्किन के करीब हुआ। अगेन इसकी भी यही मैनेजमेंट है कि हम यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन जो है वो प्रिवेंट करें ताकि डिज़ीज़ को फर्दर प्रोग्रेस होने से बचाएं, और इसके अलावा कुछ सीरम यूरेट लेवल को कम करने की मेडिकेशन भी देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करवाते हैं, या हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी इसके लिए कर सकते हैं ताकि हम डैमेज जॉइंट्स को रिपेयर कर सकें। रायनॉइड्स फिनोमेना। रायनॉइड फिनोमेना जो है ये हमारे पास सीवियर वेसोस्पास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ आर्टरीज़ की वजह से होता है, जो कि टिपिकली ट्रिगर होता है वेरी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। इसमें हमारे पास फिंगर में 3 डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। एक तो पेलर कलर नज़र आता है क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड, इसमें साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है इस फिंगर्स में ड्रॉप हो जाते हैं। थर्ड, इसमें रेड कलर यानी हाइपरीमिया नज़र आता है जब हमारे पास यह ब्लड फ्लो वापस बहाल हो जाता है। कुछ केसेस में रायनॉइड फिनोमेना जो है ये आइडियोपैथिक होता है, यूजुअली फीमेल्स में ये आइडियोपैथिक होता है, या ये हमारे पास सेकेंडरी भी हो सकता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोस की वजह से। कुछ अदर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये सेकेंडरी भी हो सकता है। इसमें मेनली हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती हैं, या हम जो है फिंगर्स जो कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से डैमेज हुए होते हैं उसको हम वार्म करते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जो है हम प्रिवेंट करते हैं। बहुत सीवियर कंडीशंस में मेडिसिन की हेल्प ली जाती है ताकि वेसल्स को डायलेट किया जाए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि सिम्टम्स को एलिवेट किया जाए और आर्टरीज़ को डायलेट किया जाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पेशेंट की फिंगर्स जो हैं वो ब्लूइश पर्पल कलर में चेंज हुई हैं, स्पेसिफिकली टिप ऑफ द फिंगर जो है अफेक्ट होती हैं। देन आता है डायबिटिक स्टिफ हैंड। क्योंकि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है तो इसको डायबिटिक कीरियोआर्थोपैथी भी कहते हैं। इसमें हैंड्स में सीवियर स्टिफनेस और पेन फील होता है। इसमें यूजुअली जो है पेशेंट के हैंड, अगर हम उसको बोले कि आप दोनों हैंड को मिला लें तो उनके हैंड जो है मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, कम्प्लीटली फ्लैट तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, इनमें कम थोड़ा सा गैप ज़रूर रहता है, तो इसको कहते हैं प्रेयर साइन। तो जिन लोगों में प्रेयर साइन पॉजिटिव हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि इसको डायबिटिक स्टिफ हैंड सिंड्रोम हुआ है। अगर हम इनके फिंगर्स को ज़्यादा डिटेल के साथ देखें तो इनकी फिंगर हमें टाइट शाइनी स्किन नज़र आएगी, जिसको स्क्लेरोडैक्टाइलिज्म कहते हैं या स्क्लेरोडैक्टाइल कहते हैं। इसमें यूजुअली पेशेंट को फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस भी फील होता है और इन्फ्लेमेशन एंड पेन जो होती है अलोंग द टेंडेंस ऑफ द फिंगर फील होता है। मैनेजमेंट में इसके ये है, क्योंकि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होता है तो फर्स्ट हमने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है, इसके बाद हम इसको फिज़िकल थेरेपी के थ्रू भी हैंड मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किफाइड फ्रैक्चर जो है यूजुअली कॉमन होता है फॉल हिस्ट्री के पेशेंट में। इस तरह फॉल हिस्ट्री में जिसमें पेशेंट जो है
वो अपना हाथ नीचे लेके जाता है। जब वो गिरता है तो सबसे पहले वो अपना हाथ ज़मीन पे टच करता है, उसके बाद उसके ऊपर बॉडी उसके ऊपर गिरती है। तो चूँकि सिग्मोइड बोन जो है रिस्ट की तरफ होता है, तो सबसे पहले ये टच होता है और यूजुअली इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। उस फ्रैक्चर की वजह से इंडिविजुअल जो है वो पेन और स्वेलिंग, और अगर हम उसको टच करें तो टेंडरनेस भी पेशेंट फील करता है। इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली स्किफाइड व्यू को हम देखते हैं। स्किफाइड का व्यू बहुत मुश्किल से एक्सरे पे नज़र आता है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हिस्ट्री ऑफ फॉल है, तो यूजुअली हम स्किफाइड बोन फ्रैक्चर जो है कॉमनली हिस्ट्री ऑफ फॉल के लोगों में पाया जाता है। इस तरह का फॉल कि जब पेशेंट गिरता है तो सबसे पहले वो अपना हाथ ज़मीन पे टच करता है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी उसके ऊपर गिरती है। स्किफाइड बोन जो कि रिस्ट में थंब की साइड पर होता है, तो यूजुअली इसमें फ्रैक्चर आ जाते हैं और इस एज ए रिज़ल्ट पेशेंट पेन और स्वेलिंग फील करता है, और अगर हम इसको पाल्पेट करें तो टेंडरनेस पेशेंट को फील होती है। इसको डायग्नोस करने का हल ये है कि उसका एक्सरे किया जाए। एक्सरे में स्पेसिफिकली स्किफाइड व्यू, लेकिन बहुत मुश्किल से स्किफाइड व्यू से स्किफाइड बोन का फ्रैक्चर नज़र आता है। तो यूजुअली जैसे कि पेशेंट की फॉल हिस्ट्री होती है, तो उनके पहले प्रॉम्प्ट टू मैनेजमेंट ये होती है कि उसके मोबिलाइजेशन की जाए, स्प्लेंट लगाया जाए या कास्ट लगाया जाए, ताकि जॉइंट को फर्दर जो है वो मोबिलाइज़ किया जाए और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए। हैंड एंड रिस्ट के लास्ट सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है जो है रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी या सूडिक्स एट्रोफी भी इसको कहते हैं। सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जो है ये हमारे पास यूजुअली ट्रॉमा और सर्जरी के पेशेंट में कॉमन होती है। इसके आल्दो एग्जैक्ट काज अननोन है। पेशेंट जो है कंप्लेन करता है बर्निंग पेन का हैंड और रिस्ट में, या हाइपरथीसिया यानी इंक्रीज सेंसिटिविटी टू टच जो है पेन फील करता है। स्टिफनेस और पफीनेस नज़र आती है अफेक्टेड एरिया में। अगर हम एक्सरे करें इस पेशेंट के हैंड की, तो इसमें पेची ओस्टियोपेनिया नज़र आता है और जो है इंडिकेट करता है डिक्रीज बोन डेंसिटी को अफेक्टेड एरिया में। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को अप्रोच किया जाता है ताकि उसके पेन मैनेजमेंट किया जाए, फिज़िकल थेरेपी किया जाए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, ताकि अर्ली डायग्नोज और इंटरवेंशन करके इस कंडीशन को फर्दर वर्स होने से बचाया जाए। आज हमने हैंड के सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े और कुछ एट एनी एज जो डिसऑर्डर्स या इंजरीज होती हैं उसके बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हम नेक, शोल्डर और आर्म्स के कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।